हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के सीबीटी 2 के साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सेट नंबर हम लोग का 6 होने वाला है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 सेट कंप्लीट कर लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये जो साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपको एएलपी के एग्ज़ाम में भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। सीबीटी 2 में एनटीपीसी में भी आपके लिए काम देगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट विच बाउंसेज ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे या फिर नन। ठीक है, ऐसा रे जो बाउंस ऑफ होकर के मिरर के सरफेस से टकराने के बाद वो बाउंस ऑफ होते हैं, बैक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऐसा रे होता है जो कि क्या करता है, मिरर के सरफेस पे क्या करेगा, गिरेगा, वो इंसिडेंट रे होता है। लेकिन टकराने के बाद जो वापस जाता है वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। और एक टर्म है यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल जो है एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है मिरर के सरफेस से। ठीक है, ये मिरर का सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है वो होता है नॉर्मल। ठीक है, और जहाँ पे जाकर के इंसिडेंट रे टकराता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला होता है, ना कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो रेज और नॉर्मल के बीच में होता है। ठीक है, ना कि गलती से ये नहीं कीजिएगा कि इंसिडेंट रे जो होता है वो मिरर के सरफेस और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में नहीं होता है, ये गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी नॉर्मल से लेकर के रिफ्लेक्टर रे के बीच में होता है। ठीक है, ये नहीं करना है कि मिरर का जो सरफेस है और एंगल ऑफ या रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके बीच में, ऐसा नहीं होता है एंगल। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? मुझे तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें 3-4 करके ऑप्शन सही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट। कूलम्स लॉ जब वैलिड तभी होगा जब चार्ज रेस्ट पे होगा। कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो इस तरह के जो 3-4 ऑप्शंस रहते हैं ना, इसमें क्या होता है, आपका कंसेप्ट का क्लियरिटी आता है। ठीक है, तो आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कूलम्स लॉ बोला गया सेकंड स्टेज में कि जब चार्ज मोशन होगा तब के लिए वैलिड है। सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। ये भी बोला है कि चार्जेस का जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है कौन कौन से सही होंगे, तो उसको जानने से पहले एक बार हम लोग कूलम्स लॉ देख लेते हैं। कूलम्स लॉ कहता क्या है? ठीक है, कूलम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि फोर्स जो है बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, स्टेशनरी चार्ज है, मूविंग चार्ज नहीं है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट, स्टेशनरी। ठीक है, उसके बाद बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एयर मैग्नीट्यूड, जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट का बहुत बार डायमेंशन पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ से इसको पुट करके निकाल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए ml2t-2। ठीक है, चार्ज का कूलम पुट कर दिए, तो इस तरह से आप के का डायमेंशंस वगैरह निकालने के लिए आता है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एक तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा जो कूलम्स लॉ है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, यानी दो कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा, स्टेशनरी के साथ साथ पॉइंट चार्ज, यानी कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट एंड इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। मानिए 1 और 4 तो सही है, आगे देखिएगा आप फिर। ठीक है, तो यही चीज़ हो गया, चार्ज एट रेस्ट ये वाला वैलिड हो गया। लेकिन अगर मूविंग चार्जेस अगर मूविंग में होता तो उसके साथ कौन कौन सा फिर ये होता, चार्ज जब मोशन पे होता है तो उसके साथ कौन कौन सा लॉ वैलिड होता है, तो वहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स भी इसमें आएगा। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस। ठीक है,
तो जब चार्ज मोशन पे होता है वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा जो वाला जो कंसेप्ट था, पॉइंट था, वो ये बोला गया कि द डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 10⁻⁻15। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, बोला गया कि अगर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो वहाँ पे आपका न्यूक्लियर फोर्स भी डोमिनेट होगा। तो इसलिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, क्या था, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, नहीं तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, थर्ड सही हुआ और फोर्थ सही हुआ। तो 1, 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, द कुकिंग गैस इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग 2 गैसेज, मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन। कुकिंग गैस जो होते हैं वो ये किसके मिक्सचर्स होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, जितने भी कॉमनली गैसेस, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग गैसेस, चाहे वो एलपीजी हो, ठीक है, तो ये किसका बना होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। हम लोग प्रीवियस सेट में हम लोग डिस्कस भी किए हैं हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। ठीक है, तो ये मेनली किस चीज़ का बना होता है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C3H8 और C4H10। ठीक है, जिसको आप अगर प्रेशर मॉडरेट प्रेशर दे तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये आइडियल हो जाते हैं, हीटिंग एंड कुकिंग के लिए आइडियल हो जाते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ का बना होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल बहुतों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये पता चल गया, चलिए एग्जांपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। लेकिन एक्चुअली निकालना क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में? एक्चुअली हम लोग निकालते क्या है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। याद रखना है, फ्लेमिंग राइट हैंड से डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, और अगर बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से तो यहाँ पे फोर्स या मोशन पता करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसी प्रिंसिपल पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए एप्लीकेबल है, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है लेफ्ट हैंड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फोर्स या मोशन का पता करते हैं, राइट हैंड से डायरेक्शन इंड्यूस करंट जो है उसका डायरेक्शन पता करते हैं। विच फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हर जगह ना पावर दिया हुआ है, पावर पावर पावर। ठीक है, तो पावर का अगर फॉर्मूला पता है, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है। तो वहाँ से पुट करके हमको तीनों को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता है VI, और I इक्वल टू हम लोग क्या यहाँ से अगर ये करें, पुट करें, तो I इक्वल टू क्या होगा? P/V। कहीं पे P/V ऑप्शन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि नॉट रिप्रेजेंट, तो यहाँ देखिए P/V नहीं होकर के P²/V है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब यही सही होगा। और क्या क्या हो सकता है हमारा? देखिए, पावर को अगर यहीं पे पावर इक्वल टू V इंटू आई था, अगर I को रिप्रेजेंट करके, I को हम लोग हटा करके V/P लिख ले तो कि ये क्या हो जाएगा, या फिर V इक्वल टू IR कर दें। ठीक है, तो V इक्वल टू IR अगर कर दीजिएगा, या I इक्वल टू, यहाँ से देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू जैसे ही पुट करिएगा वो क्या हो जाएगा? V²/R टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू V²/R। बहुतों को याद भी होगा डायरेक्टली। तो V इक्वल टू अगर निकालिएगा तो √PR हो जाएगा, ये सही है। R इक्वल टू V²/P हो जाएगा, ये भी सही है। I बराबर P/R हो जाएगा, ये भी सही है। तो आपको दोनों याद रखना है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। अगर I के टर्म में बात करें हम लोग, या रेजिस्टेंस कांस्टेंट है उस टाइम, या फिर अगर करंट कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा V²/R। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द केमिकल बेसिस? ठीक है,
ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा केमिकल बेसिस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिस आर स्टिकी टू टच, सोर टू टेस्ट, कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। बेसिस जो होता है ना वो सॉपी टू टच होते हैं, मतलब साबुन जैसा होता है, हम लोग साबुन या सर्फ की बात करते हैं तो वो जैसा टच करने में फील होता है, वो बेसिस होते हैं एक्चुअली साबुन भी बेस से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही था कि सोपी टू टच, सोपी टू टच। अब सेकंड स्टेटमेंट ये है सी नंबर ऑप्शन, सोर टू टेस्ट, मतलब खट्टा होता है ये बेसिस, जबकि एसिड खट्टा होता है और बेसिस जो है वो बिटर टू टेस्ट होता है, कड़वा होता है एंड कोरोसिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर एसिड का बात रहता तो क्या होता। ठीक है, तो एसिड जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, 400 ohm resistors are connected in parallel and this combination is connected across a 100 volt supply voltage. Find the power dissipation in each resistor. ठीक है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स दिया हुआ है 4 जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन का हम लोग अगर वो निकालें, क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम लोग जानते हैं 1/100 1/100 1/100 करेंगे तो वहाँ से आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, 25 आने के बाद क्या है, अच्छा सॉरी, पावर डिसिपेशन सिंपल सा पूछा है। ठीक है, तो फाइंड पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, 4 ये हो जाएगा V²/R। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सिंपल सा है कि क्योंकि रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है तो हर एक में जो पावर, हर एक रेजिस्टर में पावर का बात पूछा है, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा हम लोग निकालेंगे पावर इक्वल टू V²/R, यानी कि करंट का कोई बात नहीं हो रहा तो करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V² यानी कि 100 × 100, V का वैल्यू 100 है और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम के। ठीक है, पैरेलल में है तो ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर इक्वल टू 100 वाट का हर एक रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेशन होगा वो 100 वाट का होगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, डिक्रीज इन फूड ग्रेन स्टॉक ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंट ऑफ फूड ग्रेन। क्या होगा इसका आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट कौन सा है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था कि ताकि हम लोग के पास सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन फूड ग्रेन हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जितने भी लोग हैं भूखमरी से ना मरे हम लोग। ठीक है, तो ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ठीक है, बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो ये जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने मैक्सिको में ये किया था। ठीक है, अलग अलग तरह के वेराइटी जो है वो ट्राई किए थे ताकि ग्लोबली जो है फूड का सप्लाई हो सके। ठीक है, तो इनको जो नॉर्मन बुल्लोग है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, लेकिन अगर आप बात करें हम लोग इंडिया के लिए किनको बोला जाता है तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, इन्होंने जो मैक्सिको का ये था, ठीक है, कंसेप्ट था, उसी को एडॉप्ट किया था कब 1960s में। तो हमारे यहाँ पे जो फूड क्राइसिस चल रहे थे उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने ही स्टेप लिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन इन इंडिया, ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट, कॉटन। ठीक है, तो खरीफ सीजन में हम लोग जो क्रॉप उगाते हैं, खरीफ का मतलब क्या होता है, गर्मी के दिनों में बोया जाता है जनरली, इसमें ठंडा नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि
मई जून में करेंगे हम लोग, और काटने का टाइम अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि जून जुलाई बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है जून जुलाई में बोया जाता है और काटने का टाइम में सितंबर अक्टूबर में तक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, कॉटन। बात करें ग्राम की, तो ग्राम जो है वो रबी क्रॉप है, यानी विंटर क्रॉप है, ठीक है, जो ठंडे के मौसम मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मस्टर्ड भी वही रबी क्रॉप है, वीट भी क्या है, रबी क्रॉप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 10 14 16 12, ठीक है। ये एटॉमिक मास की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, कार्बन का, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो है 12, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में होता क्या है, एक्चुअली एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन ही डिनोट होता है, प्रोटॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर किसको देख के बोलते हैं, प्रोटॉन को। मास नंबर की बात करें तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये जो मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर घटा दो तो जो भी निकलता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। What is the potential difference across 4 ohm resistance if 100 joule of heat is produced each second? 25 volt, 20 volt, 50 volt या 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पहले तो नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है यानी V पूछा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम का, जूल यानी वर्क डन, वर्क डन जो है ये 100 है, या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हर 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 सेकंड की, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन टाइम अगर कर देते हैं हम लोग तो क्या निकलेगा, पावर ही निकलेगा। पावर से हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि करंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर का V² अपॉन R, और पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो V का वैल्यू आ जाएगा, V² का वैल्यू 100 × 4 आएगा, यानी V बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। If the distance covered is 0, the displacement may or may not be 0, cannot be 0, depend on the time taken, must be 0, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, अगर डिस्टेंस 0 हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को तो 0 होना ही है, ठीक है। हाँ, ये वाइसी वर्सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कोई ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस 0 ही हो। इन्हें सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ में हम लोग मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं है। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ही, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस भी 0 हो, ठीक है। उसी तरह से एक और चीज़ बोल सकते हैं यहाँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ द ये हो गया, इफ़ हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एवापोरेशन, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, लेटेंट हीट या सब्लिमेशन, ठीक है। कंडेंसेशन के टाइम पे जो हीट रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो कंडेंसेशन समझते हैं हम लोग, सब्लिमेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बात करनी है हम लोग को। एवापोरेशन तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग कंडेंसेशन की, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में कंडेंसेशन के टाइम पे बोला है, तो कंडेंसेशन में होता क्या है, वाटर वेपर यानी गैस जो चेंज होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। गैस चेंज होता है लिक्विड में, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। जब गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है कि वो जो हीट ले रहा है ना, वो फेज़ चेंज करने में, वो जो हीट ले रहा है वो फेज़ टेम्परेचर नहीं बता ये कर रहा है, ठीक है, वो हीट ले करके फेज़ में चेंज ला रहा है। तो उस टाइम क्या चीज़ रिलीज होता है, लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट को डिफाइन कैसे करेंगे, हिडन एक तरह का है, हिडन एनर्जी है, एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस, सॉरी, ड्यूरिंग द फेज़ चेंज। जब फेज़ चेंज होता है तो वो एक तरह का एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज जो होता है वही होता है हमारा लेटेंट हीट, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है।
तो ये थी कहानी, ठीक है। अब आपको बताना है सब्लिमेशन के टाइम पे क्या होता है। सब्लिमेशन क्या है, किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए सब्लिमेशन होता क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, इनवर्सली टू शॉर्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्टली टू लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट, डिस्टेंस ऑन डायरेक्टली ऑन द डिस्टेंस एंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के डायरेक्टली और लॉन्ग डिस्टेंस के इनवर्सली। क्या है होगा रिलेशन जी, ठीक है। कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से करंट बहाते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। हम लोग जानते हैं कि जितना दूर लेके जाइएगा आप उसको, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतना ही कम प्रोड्यूस होगा या कम प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट जो है आई है, ठीक है। बाकी 2π तो कांस्टेंट है। और ये भी देखना है कि जो है डिस्टेंस के कैसे हैं, इन्वर्सली है, ठीक है। द फिगर बिलो shows द वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। व्हाट इज दिस टेक्निक कोल्ड, सिटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक का वेव का यूज़ करके जो फिगर दिखाया गया है, इसमें ये क्या चीज़, किस तरह का टेक्निक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। वही है ये अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फ्रेड रिगार्डिंग एनर्जी फ्रॉम द गिवन फिगर। हम लोग इन दोनों फिगर को देखिए, इसको फिगर को देख करके आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इन बोथ द व्हीकल। द vehicles are moving fast using high energy. Both vehicles are converting mechanical energy into muscular energy. Both vehicles have kinetic energy. क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो क्या निकलेगा बताइए। देखिए दोनों ही व्हीकल को ऐसे दिखाया कि मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, ठीक है। और बात करें दोनों व्हीकल्स फास्ट मूविंग विद यूजिंग हाई एनर्जी का यूज़ करके, इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि हाई एनर्जी का यूज़ करके वो लोग मूव कर रहे हैं, वो दोनों व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया कि मैकेनिकल एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। बोथ व्हीकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों ही व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो उसके पास मास के साथ साथ वेलोसिटी तो है ही, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ रीचेज द मिनिमम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है, यानी वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का जो ग्राफ है वाटर के लिए, ठीक है, वो मिनिमम किस टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो एक्सपैंड करता है, जो जनरली हम लोग ये चीज़ जानते हैं। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर का एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एनोमोलस एक्सपांशन, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, पहले लिक्विड एक्सपैंड करता है व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी के लिक्विड को हीट करे तो वो एक्सपैंड करेगा और ठंडा करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन वाटर के साथ कुछ अलग है। वाटर क्या है, वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम एक्चुअली डिक्रीज। जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं वो डिक्रीज़ करता है, जबकि बाकी लिक्विड इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वाटर के साथ ये एक्सेप्शन है। अब कब तक डिक्रीज़ करेगा सुनिए, द कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूज अंटिल टेम्परेचर रीचेज 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करवाइएगा तो वो डिक्रीज़ करेगा उसका वॉल्यूम,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी जैसा बाकी अदर लिक्विड जैसे बिहेव करता है वैसे ही ये भी बिहेव करता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा। वेयर वाटर ऑक्युपाइज इट्स मिनिमम वॉल्यूम एंड अचीव मैक्सिमम डेंसिटी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि डेंसिटी ज़्यादा होता है 4 डिग्री पे कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो अगर वाटर की जगह सॉरी वॉल्यूम की जगह अगर डेंसिटी आ गया तो खेला यहीं पे ख़त्म हो जाता है बहुतों का। ठीक है, नेगेटिव करके आ जाते हैं। होता क्या है कि ये पूछ लिया कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम मिनिमम डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी मिनिमम हो गया, 4 ऑप्शन बन गए। तो आप वॉल्यूम का याद करके गए, डेंसिटी भूल गए। ठीक है, डेंसिटी जस्ट उल्टा होता है। तो याद रखना है 4 डिग्री पे डेंसिटी ज़्यादा होगा लेकिन वॉल्यूम सबसे कम होगा। ठीक है, तो जैसे ही 4 डिग्री से ऊपर जाता है उसके बाद फिर वो नॉर्मली एक्सपेंड करता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं हम लोग। ग्राफ के थ्रू देखिए, ये एक तरफ वॉल्यूम दिया हुआ है, एक तरफ टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जो उसका वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, घट रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को। और अगर वॉल्यूम नहीं दे करके डेंसिटी पूछे तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि डेंसिटी पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। Which of the following correctly represent the relationship between u, v, any object distance, image distance, focal length of a spherical mirror? ये क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, सेट 1 में भी किए थे, 3rd में भी किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, और डी वाला जो ऑप्शन है वो लेंस के लिए। When the p-n junction diode is connected to a reverse bias condition, a small current in the order of 10 to the power minus 6 ampere is flowing in the circuit. What is due to? Breakdown voltage, flow of minority charges, carriers, threshold current या फिर low dynamic resistance। ठीक है, बोला गया कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिवर्स बायस कंडीशन है क्या पहले। ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल हुआ, एक रिवर्स हो गया। ठीक है, तो बोला गया कि जब ए स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर अगर फ्लो करवाइएगा तो फ्लो करेगा अगर, ये क्यों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्जेस। ठीक है, अब रिवर्स बायस का मतलब क्या है, रिवर्स बायस का मतलब यह है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो एक्सटर्नल बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप से कनेक्ट कर दे रहे हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको पी टाइप से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये है रिवर्स कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, आपका हल्का सा जो है वो करंट फ्लो करेगा, वो किस लिए, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, आगे आइए। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन? फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो होता है वो एंटी डिसइंफेक्शन के तौर पे काम करता है, डिसइंफेक्ट करता है वो। ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जितने भी पैथोजेंस वगैरह हैं, मैंने बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स वगैरह हैं उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे। एसिड्स आर ऑलवेज stored in a container made of none of the given option, glass, metal, soils। किस एसिड को किस में स्टोर करके रखते हैं हम लोग? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर को थोड़ा सा लॉजिकली सुनिएगा, सोचिएगा तो आसान है। एसिड मतलब क्या है, खट्टा। मतलब नॉर्मली यही बात करते हैं, एसिड मतलब खट्टा। खट्टा का मतलब अचार। अचार को किस में स्टोर करते हैं? मेटल में, सॉइल में, ग्लास में। ठीक है, तो क्योंकि एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव और रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिएक्टिव होगा अगर उसको ग्लास में नहीं स्टोर करके किसी और बर्तन में, किसी और कंटेनर में अगर मेटल में रख दीजिएगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो ग्लास जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है और नॉन पोरस भी होता है। ठीक है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा और किसी चीज़ को ख़राब भी नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एसिड को जो है, अगर
गिलास वगैरह में रखा जाता है। लेकिन अगर मेटल के साथ हो जाए भाई साहब, तो ये तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा एंड हैजार्डस हाइड्रोजन गैस वगैरह, जिसकी वजह से कंटेनर तो डिस्ट्रॉय होगा ही, साथ में आपका जो मटेरियल है, जो जो एसिड्स है, वो भी उसको भी ख़त्म कर देगा। ठीक है। एक्सप्लेन वाई वाटर इज़ इनइफेक्टिव इन extinguishes fires involving oil and electrical equipment, detailing the properties of water that leads to the this limitation। क्या होगा इसका आंसर? तो बोला गया कि जब ऑयल या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लग जाए तो हम लोग वाटर जो है, वाटर वो इनइफेक्टिव हो जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे काम नहीं करता। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो सुनिएगा, वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है ऑयल का और वाटर का। देखिएगा, हम लोग जैसे ही खाना वगैरह पकाते हैं तो ऑयल जो है ऊपर तैरते रहता है और वाटर नीचे रहता है, इसका मतलब वाटर इज़ डेंसर। तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब आप उस पर ऑयल वगैरह में अगर आग लग गया, उसमें अगर पानी छिड़कते हैं तो ऑयल तो ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है, पानी तो नीचे चला गया और ऑयल में आग लगा हुआ रह ही जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगता है तो वहाँ पे पानी का क्या काम करेगा? पानी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिसकी वजह से आग बुझेगा नहीं, आग और फैलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसके पीछे। आगे, द बेसिक क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मोल एंड लाइट इंटेंसिटी या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटी जो होते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में वो 7 है। ठीक है, ये 7 में लेंथ भी है, मास भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है, मोल भी है, इंटेंसिटी भी है, और एक यूनिट छूट जाता है वहाँ पे, यहाँ पे वो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मोल भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 है, एक छूट रहा है। देखिए, लेंथ है, मास है, ठीक है, टाइम है, 3 हो गया, टेम्परेचर है, ठीक है, मोल है, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडला है। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है आपके बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, एक तरफ डायमेंशन दिया हुआ है, तो आपको कैसे करना है? अगर आपको फार्मूला आता है तो कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा, तभी ये डायमेंशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता है कि किसी एरिया पे जो लेंथ के अकॉर्डिंग जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, मानिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, वही होता है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट होता है MLT-2 और लेंथ का तो L, तो यहाँ से निकल के आएगा L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, L1 कैंसिल, तो M1 L0 T-2। फोर्स प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का तो सेम ही है। ठीक है, ML-T-2 बटे एरिया को कैसे मेज़र करते हैं, तो L का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे होगा? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी का होता है L-T-1 और इंटू T-1, तो हो जाएगा M0 L1 T-2। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं और टाइम का भी जानते हैं, तो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, एक मिनट भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे से गलती हुआ है, फोर्स इंटू टाइम लिखा मैंने। ठीक है, और डायमेंशन में मैंने क्या लिखा है? फोर्स अपॉन में टाइम लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, फोर्स इंटू टाइम नहीं हो करके क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम ही होगा, यहाँ पे यूनिट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ML-T-2 तो होगा ही, और इंटू T-1 नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सही है। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, तो इंटू में टाइम लिखिए या बटे में T की पावर इन्वर्स लिखिए। ठीक है,
बटे में इन्वर्स में लिखा है इसलिए सही है, ठीक है। ये निकल आएगा ml1t-1। अगर इसी को इंटू में लिखते तो t की पावर 1 आता, प्लस में 1 आता, ठीक है, सही है। तो इसको आप अपने से मिला लेंगे तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, ठीक है। मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उसको वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। हैमरिंग वगैरह करके, ठीक है, स्ट्रेच वगैरह करके उसको अगर वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर यही चीज़ हो जाता है हैमरिंग वगैरह करके उसको शीट के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं तो हो जाएगा मेलिएबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी गोल्ड का सबसे ज़्यादा होता है, दोनों ही, ठीक है। ठीक है, तो सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस देखना है कौन सा सही होगा। तीनों ऑप्शंस में देखते हैं, देखिए क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो इंडिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस के, कि वो दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोला है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तीसरा में बोला है कि नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दियर प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 2 और 3 सही होना चाहिए, ठीक है। कैसे 2 और 3 सही होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वह कहता है कि वो जो फोर्स जनरेट होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है g इंटू m1m2/r², यानी कि मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, वो उसका r का स्क्वायर यानी इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है। तो ये है, तो 2 और 3 जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एसिड तो भाई साहब खट्टा होता है लेकिन बेस क्या होता है, कड़वा होता है, तो सही बात है। चलिए ये वाला सही हो गया। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्या ये सही है या नहीं है देख लेते हैं। दे रिएक्ट्स विथ एसिड, बेस रिएक्ट करेगा एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बात सही है। उसके बाद दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्या रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है या ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, ठीक है। नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस, नॉट पूछा है, तो बेसिस क्या होता है वो रेड लिटमस को ना ब्लू में बदलता है, ठीक है। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसिड जो है ना वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, ठीक है। तो याद कैसे रखा जाएगा अब इसको, ठीक है। तो मैंने पहले एक एसिड का ए लिया है, उसके बाद बी आर, ठीक है, ए बिहार भी बोल सकते हैं, या फिर बेस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर बेस होता और यहाँ पे ब्लू हो जाता, ठीक है, तो बी बी एक साथ हो जाता, दो बी एक साथ कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। एसिड है तो बीच में ए बी आर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बेस है तो ऐसा नहीं कि बेस है तो ब्लू लिटमस रेड में बदलेगा, क्योंकि दो बी आ जाएगा, एक बेस का बी और एक ब्लू का बी, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग बी आर बी करेंगे। अगर आपको बेस याद है तो उल्टा उसका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो बी आर बी से आ गया आपका, ठीक है, बेस। चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, क्या होगा। चार्ल्स लॉ कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चार्ल्स लॉ तब ऑब्जर्व करते हैं जब Cp, देखिए इसका ये है शॉर्ट सा कंसेप्ट है कि चार्ल्स लॉ होता है, तो चार्ल्स लॉ का प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। उसी तरह से बॉयल्स लॉ का होता है बेटी, यानी बॉयल्स का बी और टी फॉर टेम्परेचर, बेटी, ठीक है। और चार्ल्स लॉ का होता है Cp।
उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है उसको गैलोज़ाक लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर ही वेरी करेगा हमारा। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बच गया कौन? ठीक है, टेम्परेचर जो है कहाँ गया, सॉरी सीपी ना। चार्ल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है, यानी कि प्रेशर तो चला गया तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, इफ़ यू हीट ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी गैस को कॉन्स्टेंटली हीट दिए जा रहे हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, वॉल्यूम भी इंक्रीज उसका कर जाएगा। ठीक है, इन ए सर्किट 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 4 रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हम लोग पैरेलल के लिए जानते हैं क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 प्लस सब, क्योंकि 12 करके है तो 1/12 तो ये 4/r आ जाएगा, तो 1/r जो आएगा वो 1/3 आएगा, तो r का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, सही है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, 1/3, 1/4, 1/6 या 1/2? ठीक है, बोला गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब एमीटर का रीडिंग डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज कितना करेगा अगर लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया जाए तो। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया जाए तो एमीटर का रीडिंग जो है वो डिक्रीज कितना करेगा। ठीक है, ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा कि एमीटर का रीडिंग डिक्रीज करेगा अगर लेंथ डबल कर दे रहे तो। ठीक है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, सबसे पहले समझिएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन अगर बात करें कि जितने भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V/R होता है। ठीक है, लेकिन R का क्या कंसेप्ट है इसके साथ, लेंथ के साथ, तो R का कंसेप्ट होता है ρL/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ, ये तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जितना लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब रेजिस्टेंस का और करंट का जो है इन्वर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का और करंट का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर लेंथ की बात करें, लेंथ का और करंट का बात करें, तो लेंथ का और करंट का भी इन्वर्स रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम लोग अगर लेंथ अगर डबल करेंगे तो करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, करंट अगर हाफ हो गया तो वही रीडिंग दिखाएगा वो। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था इसका पीछे। अगला, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज विच केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल, कौन सा केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है? ठीक है, तो देखिए, आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो यहाँ जाकर के देखिए, आई बटन पे है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था। ठीक है, आपसे देखिए, सिल्वर जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दे, सिल्वर यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे अल्मोनियम क्लोराइड है। ये प्रोडक्ट जो बना रहा है वो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं। अल्मोनियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि सिल्वर, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अल्मोनियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो Ag उसको हटा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे तो दिखा रहा है कि हटा रहा है, तो हमको रिएक्टिविटी जानना चाहिए। पहले रिएक्टिविटी सीरीज कर पाएंगे तभी कर पाएंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कॉपर क्या हटा पाएगा आयरन को? अगर आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर उसको हटा नहीं पाएगा। उसी तरह से कॉपर और जिंक की बात करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सुनिएगा, सिल्वर और अल्मोनियम में अल्मोनियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये हटा ही नहीं पाएगा, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। आयरन और कॉपर की बात करें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, तो ये भी हटा नहीं पाएगा। उसके बाद जिंक जो है, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसका मतलब जिंक जो है कॉपर को तो हटा पाएगा आराम से, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि कॉपर क्लोराइड जो है, किप्रिक क्लोराइड जो है, इसको हटा सकता है ये जिंक क्लोराइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट इसके पीछे क्या है कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ट्रिक वाली जो वीडियो उसमें मैंने बताया था, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन हमारे स्टेट में आ रहा है। सिल्वर यहाँ पे है, ठीक है, सिल्वर सबसे लास्ट की तरफ है, ठीक है, सिल्वर, उसके बाद है गोल्ड। तो सिल्वर तो अल्मोनियम को रिप्लेस नहीं करेगा, अल्मोनियम यहाँ पे ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। उसी तरह से कॉपर और आयरन में देखिए, कॉपर यहाँ पे आता है कौन में, और आयरन में यहाँ पे आता है, आयरन पहले है, ठीक है, आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उसी तरह से जिंक और कॉपर में, जिंक देखिए ज़रा में, ज़रा के लिए आता है जिंक और कॉपर के लिए आता है कौन, तो जिंक ऊपर है तो और कॉपर जो है नीचे है, तो जिंक को कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ की बात करें देखिए, जिंक और कॉपर में जिंक ऊपर है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज़ है। आपको अगर अब यहाँ पे नहीं समझ में आया तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए, आपको देखिए आसानी से क्वेश्चन बनेगा कैसे। Which of the following pair of metal has the lightest metal and heaviest metal respectively? लाइटेस्ट मेटल, और देखिए मेटल की बात किया है तो याद रखना है हेवीएस्ट मेटल और लाइटेस्ट मेटल कौन सा होगा, ये हो जाएगा लिथियम और ऑस्मियम, ठीक है। हल्का लिथियम इतना हल्का होता है कि वो फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। लिथियम क्या होता है, सॉलिड होता है भाई साहब, ठीक है, सॉलिड, इतना सॉलिड है कि वो वाटर पे फ्लोट कर सकता है, इतना लीस्ट डेंस का है, ठीक। उसी तरह से ओस्मियम की बात करें तो ओस्मियम हेवीएस्ट मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं ओस्मियम ऐसे भी हेवीएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन लिथियम सबसे लाइटेस्ट नहीं है, मेटल के हिसाब से लाइटेस्ट है, लेकिन अगर बात करें लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल या लाइटेस्ट मेटल इन द नॉन एलिमेंट, तो वो लिथियम नहीं होकर के वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेटल की बात बोला है इसलिए लिथियम होगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाई द सन वुड बी, दुगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। अगर सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस दुगना हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आधा हो जाएगा, दुगना होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ। 1/4 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल न्यूटन्स का लॉ है उसमें ये कहा गया फोर्स जो होता है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, और डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर यूनिवर्सल में, ठीक है। तो क्योंकि जो डिस्टेंस है वो दुगना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर दुगना कर दीजिए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। If the distance between two consecutive crests is L, then the wavelength is given by L, L/2, L/4 या 2L, ठीक है। क्रेस्ट के बीच में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में लेंथ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है L, तो वेवलेंथ कितना होता है, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है एक्चुअली दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रॉफ के बीच में ही होता है, ठीक है। यहाँ से क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट तक यही एक वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। या दो ट्रॉफ, यानी ये यहाँ एक ट्रॉफ और यहाँ एक ट्रॉफ, इसके बीच में भी ये भी वेवलेंथ ही होता है, ठीक है। तो अगर दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और या फिर ट्रॉफ जो है वो L के बराबर है तो वेवलेंथ भी L ही होगा। When light travels obliquely from one medium to another medium, the direction of propagation of light in the second medium changes, the phenomena is known as, क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को, जब लाइट
एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन तो नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम में होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों चेंज होता है? बिकॉज द चेंज इन स्पीड कॉजेज द लाइट रेज, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से लाइट रेज जो है वो बेंड हो जाता है। In the joining of railway tracks, iron oxide is made to react with aluminum, zinc, copper, tin. रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्युमिनियम के साथ, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को जो है वो थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट रिएक्शन भी बोलता है। ये भी पूछा है थर्माइट वेल्डिंग का या थर्माइट रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो हम लोग याद रखेंगे जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि थर्माइट वेल्डिंग में किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है, तो आयरन और अल्युमिनियम, ठीक है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज़ होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से जो आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, या फिर मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, जिससे जो है वो आसानी से जो रेलवे ट्रैक्स का गैप है उसमें फिल हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो जॉइंट हो जाएगा। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, पेट्रोल, पैराफिक्स वैक्स, ग्रीस या कोल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। कोल क्यों ऐसा? क्योंकि पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल तो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, पैराफिक वैक्स और ग्रीस जो है ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। पेट्रोलियम से ही बनता है रिफाइन करने के बाद, पैराफिक्स वैक्स और ग्रीस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, इसलिए कोल इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? कन्वेक्शन जो है वो इनमें से कौन सा है? हीटिंग ऑफ फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन, बॉइलिंग वाटर इन ए पोट ऑन ए गैस स्टोव, फीलिंग द वार्मथ इन द सन, हीटिंग ए ब्रास रॉड एट द एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड। कन्वेक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेट, इसके पीछे वाले सेट में। कन्वेक्शन में जो है मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जैसे कि किसमें, लिक्विड वगैरह में, ठीक है, लिक्विड और गैसेस में, जिसको फ्लूइड बोलते हैं। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें माइक्रोवेव में कौन सा रेडिएशन, कौन सा काम करता है हीटिंग इफेक्ट, तो ये हो जाएगा, ये होगा रेडिएशन, ठीक है। माइक्रोवेव जो है वो रेडिएशन है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है प्रिंसिपल्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन जो आता है हम लोगों तक, सन से हम लोगों तक जो रेडिएशन आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। उसी तरह से माइक्रोवेव भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद बात करें हीटिंग ऑफ ब्रास रॉड, ब्रास रॉड को अगर हीट करें तो दूसरे एंड पे भी हम लोग को टेम्परेचर महसूस होगा, वो तो कंडक्शन है। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल देन विच देन रोल on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी बॉल वगैरह को हीट करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो अब अपोज करने वाला कौन सा फोर्स होता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर डबलिंग कन्वेक्स लेंस R1 एंड R2, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव, बोला गया कि एक डबल कन्वेक्स वाला लेंस है, बताइए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R1 माने हैं पहला इसका, ठीक है, और R2 जो है वो दोनों ही पॉजिटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या होगा? ठीक है, तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, डबल कन्वेक्स मतलब बाई कन्वेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये देखिए, यहाँ से मिरर यहाँ से रेज जो है आकर के टकरा रहा है,
ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, अंदर की ओर, इधर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर की ओर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो होगा आपका तो लाइट रेज जिधर से आ रहा है, ठीक है, और इससे टकराने के बाद, ठीक है, तो इसका जो R1 है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पहले वाले के लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाले की बात करें, ये वाले की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग एग्जांपल दिया गया, जैसे प्लेनो कन्वेक्स है तो प्लेनो कन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले के लिए क्या होगा जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पहले वाले के लिए यहाँ पे कन्वेक्स कन्वेक्स कनकेव हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले के लिए पॉजिटिव और दूसरे वाले के लिए जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें आ जाते हैं हम लोग, इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो अगर बात करें बाई कनकेव हो गया तो यहाँ पे जैसे बाई कन्वेक्स था तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बाई कन्वेक्स हो गया तो क्या होगा, पहले वाले के लिए हो जाएगा नेगेटिव और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, कोकेला, एयर ड्रम, पिना या ऑडिटरी नर्व। कौन सा ह्यूमन एयर का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईयर ड्रम, यानी ईयर ड्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब कोकिलिया जो है ये क्या करता है, ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, साउंड वेव्स को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है कोकिलिया। पीना क्या करता है, पीना जो है हम लोग का जो बाहर वाला ये जो दिखते हैं हम लोग जो कान का जो बाहर वाला पोर्शन देखते हैं जो उसको बोलते हैं पीना, वो क्या करता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और अंदर की ओर डालता है साउंड वेव्स को, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी नर्व क्या होता है, नाम से पता चल रहा है नर्व है, नर्व क्या क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स क्रिएट होगा, ठीक है, उसको तो ब्रेन तक पहुंचाना पड़ेगा, तो यही जो है ऑडिटरी नर्व जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नर्व्स तक ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड फोल्डिंग द सॉइल इज कॉल्ड, ग्रास रूट, वीडिंग, प्लो या सो। सॉइल का ढीला करना या फोल्डिंग करना है ना, उसको बोलते हैं प्लोइंग। प्लोइंग को और एक नाम से बोलते हैं टेलिंग, यानी कि जो हल वगैरह जोतते हैं उसी को प्लोइंग बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, सॉइल जो होता है वो लूज़ हो जाता है। वीडिंग का मतलब क्या होता है, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट, मतलब जो हमारा खेत है उसमें जो घास वगैरह आते हैं उसको अनवांटेड प्लांट उसको हटाने के लिए हम लोग वीडिंग का सार उड़ छिड़कते हैं, वीडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। सोइंग का मतलब क्या होता है, हम लोग जब प्रिपेयर्ड सॉइल में हम लोग जो ये डालते हैं, फसल डालते हैं यानी सीड्स डालते हैं, उसी को बोलते हैं सोइंग। द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए सर्किट ऑफ 1200 coulomb in 2 minutes, the amount of electric current that is drawn by the same electric current is 100 ampere, 600 ampere, 60 ampere या 10 ampere। इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 1200 कूलम का, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, दैट इज़ ड्रॉन बाय द सेम इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है I=Q/T, ठीक है। लेकिन Q/T हम लोग जो टाइम पढ़े थे वो तो सेकंड में पढ़े थे और चार्ज का तो कूलम ही है, ठीक है। तो टाइम का यहाँ पे 2 मिनट को हम लोग को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब जाके करंट जो आएगा वो 10 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना होगा कि फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है कि इसमें यूनिट क्या है। I=Q/T तो होता है, लेकिन यूनिट में क्या है, ये करंट का हो जाएगा एम्पियर और चार्ज का हो जाएगा कूलम और टाइम का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kg is raised through a height of 2 meter. What will be the work done by the force of gravity in this process? ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, उसको 2 मीटर हाइट तक लेके जाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो mgh के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन बोलिए या एनर्जी बोलिए, वो mgh के बराबर ही होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू दिया हुआ 20, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, हाइट 2 मीटर है, ये हो जाएगा 400 जूल। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, यहीं पे अगर बॉल को हम लोग कोई बॉल वगैरह या छोटा छोटा पत्थर वगैरह ऊपर की ओर फेंकते तो ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता। ठीक है, तो जी का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में लेते हैं हम लोग। ठीक है, द बॉटम ऑफ द डैम इज मेड थिकर देन द टॉप of the dam. The necessity of having a thick bottom is due to the presence of the volume of water behind the dam, the depth of the water behind the dam, the altitude of water behind the dam, या all of the above। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द डेप्थ ऑफ द वाटर बिहाइंड द डैम। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा कि नीचे की तरफ डैम का जो नीचे वाला वॉल होता है वो मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जबकि ऊपर में कम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जो पानी नीचे है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। रो बोले तो डेंसिटी, जी बोले तो एक्सेलरेशन मैंने ड्यू टू ग्रेविटी, और एच बोले तो हाइट या डेप्थ ऑफ द वाटर, है ना। तो नीचे की ओर जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर का डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर या फोर्स भी लगा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग को वहाँ पे वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है, डेप्थ जो है ग्रेटेस्ट है बेस पे, वाटर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? A movement of a second hand of a watch, the movement of a car on a highway curve, the movement of cloth in a dryer of washing machine, the movement of passenger cabin on a giant wheel। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो घड़ी का जो कांटा है वो सर्कुलर वे में मूव करता है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ऐसा नहीं कि स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ए कन्वेक्स मिरर क्रिएटेड ए हाईली डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज वर्चुअल इमेज, देन द पोजिशन ऑफ द इमेज इज in front of the mirror at the center of curvature, behind the mirror at the focus, behind the mirror at the center of curvature, या in front of the mirror at the focus। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, तो ये बोला है कि कन्वेक्स मिरर है, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है। कन्वेक्स मिरर जो इमेज बना रहा है वो बहुत छोटा बना रहा है, पॉइंटेड साइज का बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं होता है। ठीक है, वो तो कनकेव मिरर में होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो तो इन फ्रंट पे तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए और डी ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आता है बिहाइंड द मिरर एट द फोकस या फिर बिहाइंड द मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि ये जो है कन्वेक्स मिरर जो है एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से जो है वो उसका जो इमेज ये जो है उसका जो लाइट रेस है वो कभी भी फ्रंट पे मीट नहीं करता, वो पीछे मीट करता है, यानी वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा। अब दो चीज़ें हैं कि अगर इन्फिनिटी पे रखे या फिर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखे और ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखे, दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखना है। तो साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा एंड पॉइंट इन साइज होगा। ठीक है, और इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक, और कहाँ पे बनेगा? ठीक है, एट फोकस
बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये समझ में आया। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो इमेज भी पोल और फोकस के बीच में होगा और बिहाइंड द मिरर ही होगा, और इसमें जो साइज ऑफ इमेज है वो डिमिनिस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, पॉइंटेड साइज का होगा, जिसकी वजह से हम लोग मारेंगे क्या कि जो इमेज का जो पोजीशन होगा वो फोकस में होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, तो याद रखना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर कन्वेक्स से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो इन फ्रंट ए और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी चलिए हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड मोशन एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए लाइन, सर्कुलर, कर्व्ड, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट, पीरियोडिक, कर्व्ड, ऑसिलेटरी स्टेट। ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जब कोई मोशन स्ट्रेट पाथ में हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जो होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, रुका हुआ ऑब्जेक्ट के लिए जो होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए देखिए टाइम तो मूव कर रहा है क्योंकि वो बॉडी रुका हुआ या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसलिए उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम तो मूवमेंट कर रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ही याद रखने आपको, ये चारों ही। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ से। ठीक है, टाइम जैसे जैसे मूव कर रहा है वो बॉडी भी वैसे वैसे मूव कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इस तरह का होगा, पैराबोलिक, इस तरह का कर्व बनेगा अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, विच इज़ बेटर कंडक्टर, क्रोमियम निकल, क्रोमियम निकल, नाइक्रोम, आयरन, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, आपको अगर रेजिस्टिविटी पता, देखिए कुछ लोग ना नाइक्रोम मार के आएंगे, नाइक्रोम सुना सुना लगता है, नाइक्रोम मार के आ जाइए, जबकि बेस्ट कंडक्टर पूछा है। नाइक्रोम इज़ अ पुअर कंडक्टर, इसलिए इसका यूज़ हीटिंग डिवाइसेस में होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पुअर कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो नाइक्रोम का यूज़ जो है हेयर ड्रायर में होता है, आयरन में होता है, आपका इसमें इमर्शन रॉड में होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि निकल का जो यहाँ के हिसाब से निकल जो है बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद आयरन है, क्रोमियम है और नाइक्रोम है। नाइक्रोम पुअर कंडक्टर में से आता है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये सीक्वेंस ही आ जाए, तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, निकल, आयरन, क्रोमियम, माने आयरन से ज़्यादा निकल अच्छा है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिनेट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल, सेंटर ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल या नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिनेट करता है, वो करता है नॉर्थ पोल से, और माने एक्सटर्नली की बात करते हैं ना, और कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, साउथ पोल में। ठीक है, या डाइवर्ज करेगा साउथ पोल में। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में ये किया। लेकिन अगर अंदर की बात करें, ठीक है, अंदर में लूप बनाने के लिए वो क्या करता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेट भी आप लोगों को सेट नंबर 6 भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ से अलग अलग तरह के वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल में। प्लेलिस्ट में बहुत सारे, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लेलिस्ट में उम्मीद करते हैं वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अगले वीडियो के लिए आप अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।